आसमान में एक फ्लाइट के बीच एक डॉक्टर ने एक पेशेंट की जान बचाई। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा ਵੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ स्वागत है। मैं हाँ गगनदीप चौहान। अक्सर कहा जाता है कि डॉक्टर रब का रूप होते हैं, भगवान का रूप होते हैं डॉक्टर। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि वो लोगों की जान बचा देते हैं उन परिस्थितियों में भी जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएं या परिस्थितियां अनुकूल ना हो। आज एक बेहद ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दीपक पुरी, मैक्स हॉस्पिटल से। उनसे हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, शुक्रवार की आप टोक्यो से दिल्ली आ रहे थे और उस फ्लाइट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी चर्चा आज पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में हो रही है कि कैसे आसमान में एक फ़्लाइट के बीच एक पेशेंट की जान बचाई। क्या हुआ था उस फ्लाइट में? सबसे पहले मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि जान बचाने वाला जो होता है वो ऊपर वाला होता है, और हम डॉक्टर लोग सिर्फ अपनी कोशिश करते हैं और हमको अपनी कोशिश जी जान से करनी चाहिए। और उस दिन हुआ ये था कि मैं एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जापान गया हुआ था, जो हमारे कार्डियोमर्जन ग्रुप की कॉन्फ्रेंस है। हमने 2011 में वो ग्रुप शुरू किया था जी। जिसमें कि हम हार्ट के रोगों की जो ट्रीटमेंट है उसको किस तरह से हम एज अ टीम पूरी दुनिया में कैसे फैलाएं, उस पे हम हर साल डिफरेंट देशों में चर्चा करते हैं। और इस बार टोक्यो जापान में थी वो 12वीं कार्डियोमर्जन की ग्लोबल कॉन्फ्रेंस थी। तो वो ऑर्गेनाइज़ करके मैं लौट रहा था वहाँ से। तो सुबह हमने एयर इंडिया की 307 फ़्लाइट वहाँ से पकड़ी। तो 11:30 के करीब वहाँ से जब फ़्लाइट चली तो उसमें मैं एक यात्री था, और उसमें करीब 2 बजे के करीब जापानीज़ टाइम से उन्होंने अनाउंस किया कि कोई अगर डॉक्टर यहाँ पे हैं फ़्लाइट में तो प्लीज़ एक पेशेंट को देख लीजिए। अच्छा, मैं आपको रोक कर पूछना चाहूँगा, आपको ये अनाउंसमेंट सुनाई दिया जैसा प्लेन में अक्सर अनाउंसमेंट होता है उसी तरीके से? हाँ जी, उसी तरीके से सुनाई दिया था। लेकिन जैसे ही डॉक्टर का नाम उन्होंने लिया तो एकदम मुझे लगा कि कुछ सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसलिए मैं फटाफट सीट से उठ के दौड़ के विदिन फ्यू सेकंड्स वहाँ पे पहुँचा। जो मेरी सीट फ्रंट पे थी बिल्कुल, और वो जो कैबिन क्रू जो थे वो सबसे लास्ट में वहाँ पे वेट कर रहे थे। तो मैं वहाँ पे पहुँच गया फटाफट, और वहाँ पे मैंने देखा कि एक पेशेंट थे, उनको उन्होंने जो एक सीट पे बैठाया था, और वो पेशेंट जो है वो छाती में दर्द की कंप्लेन कर रहे थे। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि कब से दर्द हो रही है, तो उन्होंने कहा कि वो करीब 12:30 बजे उनको पहले दर्द हुई थी। तो उन्होंने क्रू को कांटेक्ट किया था, फिर उन्होंने उनको एंटासिड दिए थे, और उनको अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट हो रहा था और थोड़ी पेन हो रही थी। तो उन्होंने जो उसको एंटासिड की टैबलेट दी, उसके बाद थोड़ी देर उनको रिलीफ़ नहीं हुआ, फिर उन्होंने दोबारा उनको कांटेक्ट किया होगा। तो उस तरह से वो शुरू में जो था वो थोड़ा लग रहा था कि शायद इसी से सेटल हो जाए उनको, लेकिन जब उनको लगा कि ये सेटल नहीं हो रहा है तो उन्होंने फिर अनाउंसमेंट की। यानी प्लेन का जो क्रू था उसे शुरुआत में ये लगा कि ये पेशेंट शायद एंटासिड इन्हें दिया जाए या गैस्ट्रिक ट्रबल या उस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से इन्हें प्रॉब्लम हो रही है। पेशेंट को एक तो डिस्कम्फर्ट हो रहा था काफ़ी, और दूसरी बात ये थी कि पेशेंट को थोड़ा हल्का हल्का सा स्वेटिंग हो रहा था। तो उससे एकदम से अंदेशा हुआ कि इसको कार्डिक प्रॉब्लम है, और फिर मैंने उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री ली तो वो डायबिटिक भी निकले, और उनको कुछ समय पहले कोविड भी हुआ था। तो इन सारी बातों को जोड़ के फिर मेरे दिमाग में सबसे पहली संभावना थी कि ये हार्ट का ही प्रॉब्लम लग रहा है। और फिर मैंने उनको बोला कि आपके पास मेडिसिन क्या है, तो उन्होंने क्रू ने फटाफट मुझे मेडिसिन ला के दी, और फिर उनमें से मैंने देखा कि एक वो मेडिसिन जो हम उसको दे सकते थे सॉर्बिट्रेट, वो हमने उनको जीभ के नीचे रखने के लिए बोला, और उन्होंने जीभ के नीचे रखी और वो तुरंत ही उसको स्वॉलो कर गए।
और उसके कुछ ही समय पश्चात जो है वो सडनली मुझे लगा कि वो कोलैप्स हो जाएंगे। तो फिर मैंने एकदम से क्रू को कहा कि प्लीज़ हेल्प करें, हम इनको ज़मीन पे लेटाएंगे, क्योंकि अगर क्रैश हो जाए पेशेंट तो इमीडिएटली उनको जो है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन देना होता है, और कार्डियक मसाज करने के लिए आपको ज़मीन पे या फ्लैट सरफेस पे लेटाना पड़ता है ताकि आपका इफ़ेक्टिव रहे कार्डियक मसाज। तो हमने जो क्रू के मेंबर थे उन्होंने मुझे हेल्प किया। तो एक मिस्टर जावेद थे, और वहाँ पे एक क्रू की मेंबर थी तानिया। तो वो एकदम से रिएक्ट किए, और हमने उनको ज़मीन पे लेटाने के बाद तब तक वो निढाल हो चुके थे। मैंने उनकी पल्स देखी तो पल्स फील नहीं हो रही थी। मैंने उनकी कैरोटिड की पल्स देखी तो वो भी मुझे फील नहीं हुई, और उनकी सांस भी नहीं चल रही थी। फिर वहाँ पे जब सीपीआर शुरू किया तो हमने बाकी के पैसेंजर्स को ये मालूम नहीं होने दिया कि सिचुएशन कितनी गंभीर हो चुकी है, क्योंकि हमको लग रहा था कि कहीं सब लोग पैनिक ना हो जाएं। और उसके बाद फिर हमने सीपीआर उसको अच्छे से दिया, और मैं सीपीआर, क्योंकि उसमें सीपीआर में ये होता है कि हमको जो है इमीडिएटली शुरू करना पड़ता है और उसको कंटिन्यूस रखना पड़ता है जब तक कि पेशेंट या रिवाइव ना हो जाए, या फिर एक ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर होता है उसको लगा के, और फिर हम अगर पेशेंट का शॉकेबल रिदम है तो हम उसको शॉक दे के रिवाइव कर देते हैं। लेकिन अगर शॉकेबल नहीं है फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, हम उसको सीपीआर को ही कंटिन्यू करना होता है। और क्योंकि वहाँ पे मैं मौजूद था और मुझे पता था कि मैं सीपीआर इफ़ेक्टिवली कर सकता हूँ, इसलिए मैंने सीपीआर कंटिन्यूस रखा। और क्रू के मेंबर को मैंने आदेश दिया कि आप इनको जो है ब्रेथ्स बीच बीच में दे दो, नहीं तो मेरे को 30 सीपीआर के बाद इंटरमिटेंट 2 ब्रेथ देने पड़ेंगे। लेकिन वो एकदम से सहायता के लिए आए और उन्होंने उनको ब्रेथ देना शुरू किया, और हमने कोई 4-5 मिनट उसके बाद कॉन्टीन्यूस उनको सीपीआर दिया, और उसके बाद वो पेशेंट जो था वो रिवाइव हो गया। और रिवाइव होने के बाद वो सांस आ गया उनका, और वो रिस्पांस देने लगे। और उसके बाद फिर हमने उनके पल्स चेक किया तो पल्स भी फील होने लगा जब, फिर हमने सीपीआर अबैंडन कर दिया। और उसके बाद वो जो क्रू के मेंबर थे वो एईडी भी लेके आए थे। ये फिर मैंने उनसे सवाल किया कि हमको अगर आगे सहायता के लिए जाना है मेडिकल तो नियरेस्ट लैंड कहाँ पे मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि नियरेस्ट लैंड चाइना है, और चाइना में लगभग शायद उन्होंने 2 या 3 घंटे का समय बताया कि जहाँ पे सहायता मिल सकती है। और हम बीच समुंदर के ऊपर फ़्लाइट में थे, लगभग 40,000 फीट ऊपर। तो उसके बाद फिर मैंने उनको पूछा कि अगर हम चाइना के अलावा अगर कोई इंडिया में नियरेस्ट जाना हो तो कितना समय लगेगा। तो उन्होंने कहा कि कम से कम 5 घंटे में हम कैलकाटा पहुंच सकते हैं। तो फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि हमको फ़्लाइट को डाइवर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट को हार्ट अटैक आया है और कार्डिक अरेस्ट हो चुका है। एक बार कार्डिक अरेस्ट से रिवाइव हो चुका है, लेकिन ऐसे में पेशेंट कभी भी दोबारा क्रैश हो सकता है, और अगर दोबारा क्रैश हो जाए तो मे भी हम इतना लकी नहीं होंगे कि हम उनको हर बार रिवाइव कर सकेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि कैप्टन के साथ बात करना पड़ेगा। फिर हमने कैप्टन से बात किया तो कैप्टन ने बहुत अच्छा हमारे को इमीडिएटली पॉजिटिव रिस्पांस दिया, और उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ जस्टिफिकेशन दे दीजिए कि क्यों हम डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। और उसके बाद वो जो भी फॉर्मेलिटी थी, पेपर वर्क, वो फॉर्म भर के और जो डिटेल थी वो मैंने भर के उनको दे दिया। और उसके बाद फिर उन्होंने वो कंफर्म किया मुझे कि उन्होंने रिक्वेस्ट भेज दिया है, और ये कोशिश की जा रही है कि ये फ़्लाइट को डाइवर्ट कर दिया जाए। हमको जब ये मालूम पड़ा कि वहाँ पे अप्रूवल आ गया है वहाँ पे फ़्लाइट डाइवर्ट करने का, तो हमने फिर वहाँ पे उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि आप इमीडिएटली वहाँ पे एम्बुलेंस रेडी रखिए एयरपोर्ट पे, ताकि जैसे हम पहुँचें तो इमीडिएटली हम उनको ले जा सकें किसी ऐसे सेंटर में जहाँ पे कि उनकी एंजियोप्लास्टी हो सके इमीडिएटली। आपने ये सारा प्रोसेस किया, पेशेंट रिवाइव हुआ, आप 4 से 5 घंटे का वक्त जो था उसमें आप उसे सीपीआर भी देते रहे, बार बार उनसे हालचाल भी पूछते रहे, बाकी उन्हें एड्स देते रहे, और फाइनली जब आप कोलकाता पहुँचे वहाँ क्या रहा? फिर वहाँ पहुँचने के बाद क्या हुआ? वहाँ कोलकाता में जब हम लैंड किए उसके बाद इमीडिएटली जो है एक एम्बुलेंस आ गई, और उसके साथ डॉक्टर भी आ गए उनके, और फिर हमने सारा सिचुएशन उनको समझाया और उनको बताया कि ये संभावना यही है कि इनकी जो बहुत इंपॉर्टेंट कोई आर्टरी बंद हो चुकी है,
और इमीडिएटली इनको एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत होगी। जब उन्होंने एंजियोग्राफी की तो उसमें जो लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टरी होती है वो शुरू में ही उसमें 100% ब्लॉकेज थी। तो उसको उन्होंने जैसे खोल दिया उसके बाद पेशेंट स्टेबल हो गए। तो उसके बाद फिर वो मुझे पेशेंट के सन का फ़ोन आया कि हमारी आर्टरी जो बंद थी वो खुल गई है और हम सेफ़ हैं। तो फिर मुझे भी थोड़ा संतुष्टि हुई। नॉर्मली आपके लिए वैसे अदरवाइज ये रूटीन वर्क होता है, लेकिन वो एक ऐसा वर्क था जो आपने भी शायद एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मैं टोक्यो से फ्लाइट में आऊँगा, मुझे दिल्ली लैंड करना है। लेकिन ये तो आपने भी नहीं सोचा होगा कि जो आप टोक्यो में डिस्कस करके आ रहे हैं वो आपको फ्लाइट में उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना होगा। हाँ जी। और नॉर्मली ये होता है कि हम अपना काम करते हैं हॉस्पिटल में, पेशेंट रिवाइव करते हैं, लेकिन इस तरह से हमको कोई अपलॉड नहीं करता उस चीज़ के लिए, क्योंकि वो एक रूटीन काम होता है। लेकिन फ़्लाइट में जिस तरह से हमने किया और वो क्रू के साथ हमने मिल के जो अचीव किया वो एक बहुत ही मिरेकल के से कम नहीं है, क्योंकि इतनी लंबी फ़्लाइट में और इतनी देर तक 5 घंटे तक जो है जैसे जैसे समय बीतता है और पेशेंट के सर्वाइवल के चांस कम होते रहते हैं। प्रति घंटा ऐसा मेडिकली एस्टिमेटेड है कि प्रति घंटा 70% चांस जो है कम हो जाता है। तो 5 घंटे में आप इमेजिन कर सकते हो कि उसका सर्वाइवल का चांस कितना कम होता जाता है। लेकिन एक दिमाग में उम्मीद थी कि पेशेंट को हम सही पहुंचा देंगे कलकत्ता तक, और भगवान ने साथ दिया। बिल्कुल, भगवान ने साथ दिया और आपका साथ एयरलाइंस ने दिया, और आपने जो साथ एयरलाइंस वालों को दिया इसे वो कहीं ना कहीं याद रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमसे बात करने के लिए। बस मैं अब अंत में यही कहना चाहूँगा कि ये एक लाइफ का सबक है हमको, और हमको ये मिल के एयरलाइंस वालों को भी चाहिए कि वो आगे बढ़ें और एक इस तरह की वर्कशॉप्स अरेंज करें जिसमें कि हम उनके सभी क्रू को अच्छे से ट्रेंड करें प्रैक्टिकली, क्योंकि थ्योरी में पढ़ना और प्रैक्टिकली जो उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत गैप होता है। और अगर हम वर्कशॉप करें जिसमें कि हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स हों तो उस समय जो लोग मौजूद हैं उनका रिएक्शन टाइम जो होता है वो बहुत ही क्विक हो जाएगा और हम बहुत सारी जानें बचा सकेंगे। क्योंकि मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा सबको कि हर फ्लाइट में ज़रूरी नहीं है कि कोई कार्डियक एक्सपर्ट बैठा हो, लेकिन अगर किसी फ़्लाइट में इस तरह का इंसिडेंस हो जाता है और कोई भी अगर मेडिकल एक्सपर्ट वहाँ पे नहीं है तो हमारा क्रू जो है वो इतना ट्रेंड होना चाहिए कि उनके बिना ही वो सारा कुछ मैनेज कर लें। और वो कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है। अगर इस तरह की कुछ वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स होंगी तो जितना स्मार्ट और जितने वो इंटेलिजेंट यूजुअली वहाँ पे जो लोग थे, तो मैं सोचता हूँ कि वो कोई भी सिचुएशन जो है वो सिंगल हैंडेडली भी विदाउट एनी मेडिकल एक्सपर्ट भी हैंडल करने की सिचुएशन में पहुँच जाएंगे विद गुड ट्रेनिंग। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। सो डॉक्टर पुरी से हमने बात की और डॉक्टर पुरी की बातों से आपको समझ में आया कि 40,000 फीट की ऊंचाई पर जब आप 11 घंटे लंबी फ्लाइट में यात्रा कर रहे हैं और उस स्थिति में एक शख्स की जान बचाना कितना बड़ा चैलेंज था और उस चैलेंज को कैसे उन्होंने सर किया। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।